हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप यू ऑल आर गुड। और वैसे तो आपने थंबनेल देख ही लिया और आप समझ चुके हैं कि आज हम किस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे आपकी सेकंड बुक का सेकंड चैप्टर, जो कि सीरीज की बात करें तो आपका 9th चैप्टर है, जिसका नाम है नियोजित विकास। जी हाँ, ये जो टॉपिक है, आज हम इसके पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और इससे पहले के सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर जो कि पिक्चर बेस्ड है, उनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जिन फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स ने उन वीडियोस को नहीं देखा है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस वीडियो को यहीं पुश करें और इससे पहले की जितनी भी वीडियोस हैं उसे जरूर देख लें। तभी आप अपने अपकमिंग एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और अगर आप हैं इस चैनल पे नए, तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ सपोर्ट करना ना भूलें। और अगर आपको चाहिए ये डेटा जिससे हम पढ़ाते हैं, तो फॉलो करें हमारे टेलीग्राम चैनल को। वहां पर आपको ये और इससे रिलेटेड बहुत सारा डेटा जो है वो फ्री में एक्सेसिबल फॉर्म में मिलेगा। आप उसे डाउनलोड कर कर पढ़ भी सकते हैं। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, शुरू करते हैं हम अपने आज की क्लास मेरे यानी लेक्चरर उदय कुमार के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर के, यानी कि आपकी राजनीतिक विज्ञान की सेकंड बुक जो है, जिसका नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति। इसके 9वें अध्याय 9वें चैप्टर, जो कि आपके न्यूली सिलेबस 2023-24 के अकॉर्डिंग है। और चैप्टर का नाम है नियोजित विकास। तो देखिए, यहाँ पर जो आपका न्यूली सिलेबस है, जो आपका नवीनतम पाठ्यक्रम है, अगर मैं उसके अकॉर्डिंगली बात करूं, तो आपके चैप्टर में किन किन चीजों को रखा गया है। सबसे पहले जो रखा गया है वो है भारत का आर्थिक विकास योजना आयोग और पंचवर्षीय योजना की बदलती प्रकृति। तो देखिए, योजना आयोग को आपको यहाँ पर खाली बेसिक रूप में पढ़ना है। और आपके चैप्टर में जो नया पॉइंट इंक्लूड किया गया है वो है नीति आयोग। तो साथ ही साथ हम पंचवर्षीय योजना का भी एक बेसिक ओवरव्यू लेंगे इन्हीं चित्र आधारित प्रश्नों के माध्यम से। और साथ ही साथ आपके सिलेबस में एनडीसी यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद जो है, उसको भी इंक्लूड किया है। तो यहाँ पर हम केवल पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले चित्र को ले लेते हैं, जो कि आपकी बुक में है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ लोग नीचे जमीन पर दरी पर बैठे हुए हैं, और यहाँ पर एक नेताजी जो है वो अपने हाथ में एक कागज का लिफाफा पकड़े हुए कुछ भाषण देने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए, अब ये जो सारे लोग हैं, ये सब कौन है? ये संविधान सभा के सदस्य हैं। कौन है बेटा? ये सब संविधान सभा के सदस्य है, जिन्होंने संविधान को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और ये जो नेता आप देख रहे हैं, ये और कोई नहीं, पंडित नेहरू जो है वो इनका नाम है, जिनसे आप बहुत अच्छे से रूबरू हैं। तो चलिए, अब जल्दी से देख लेते हैं कि यहाँ से आपके कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ही आपका यहाँ पर बनता है कि उपरोक्त चित्र में भाषण देने वाले नेता की पहचान करें। तो वैसे तो आपको आंसर पता ही है, लेकिन यहाँ पर एक प्रोटोकॉल है, उसको फॉलो कर देते हैं। आपके सामने जो ऑप्शन है वो है सरदार पटेल, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, या उपरोक्त में से कोई नहीं। और यहाँ पर स्टूडेंट्स, जो आपका राइट आंसर है वो क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो ही क्या है, इस भाषण को संबोधित कर रहे हैं। चलिए, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि भाषण किसको संबोधित किया जा रहा है, यानी कि किसको दिया जा रहा है। तो हमारे पिछले चैप्टर में भी हमने इस तरीके के क्वेश्चन को देखा था। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है बेटा वो है ऑप्शन बी, यानी कि जो संविधान सभा है उनको पंडित नेहरू जो है ये भाषण संबोधित कर रहे हैं। तो आई होप अब आपको ये वाला क्वेश्चन जो अच्छे से समझ आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर है कि योजना आयोग जो कि अब समाप्त हो गया है, इसका गठन कब हुआ था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा बेटा? मार्च 1950 में ही योजना आयोग का गठन किया गया था। और इसका मुख्य कार्य क्या था? योजनाओं का निर्माण करना। इसका मुख्य कार्य क्या था स्टूडेंट्स? योजनाओं का निर्माण करना, कि भारत जो है वो किस तरीके से अपना विकास करेगा। इन सभी योजनाओं का बनाने का जो कार्य था वो योजना आयोग द्वारा ही किया जाता था। फोर्थ क्वेश्चन हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री, जिनका नाम क्या है, नरेंद्र मोदी है, उन्होंने योजना आयोग की समाप्ति की बात जो है
वो कब कही थी? तो यहाँ पर बेटा आपका राइट आंसर क्या है? 15 अगस्त 2014 को ही योजना आयोग को समाप्त करने की बात जो है वो नरेंद्र मोदी के द्वारा कही गई थी। तो आई होप अब आपको ये पूरा पिक्चर और इससे संबंधित जो प्रश्न है वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट फिगर की तरफ, जो कि आपके सिलेबस में इंक्लूड है, आपके सिलेबस में दिया गया है। तो यहाँ पर पहले एक बार चित्र को देख लेते हैं कि चित्र क्या कहता है, उसके बाद जो है हम इसे डिटेल में समझेंगे। तो देखिए, वैसे तो योजना आयोग से बहुत सारे सवाल बन सकते हैं जिन्हें हम कई बार अलग अलग जगहों पर पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इस चित्र के अकॉर्डिंग ही देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं चित्र की बात करूं तो यहाँ पर क्लियरली योजना आयोग लिखा हुआ है। तो ये चित्र किससे संबंधित है? योजना आयोग से संबंधित है। अब यहाँ पर कुछ व्यक्तियों को दिखाया गया है जो कि क्या कह रहे हैं कि बड़े खुशकिस्मत हैं ये लोग मतलब ये जो नीचे वाले लोग हैं इनकी बात कर रहे हैं कि हम जैसे लोग इनके लिए विकास योजनाएं बना रहे हैं। तो देखिए, ये कहाँ बैठे हैं? आसमान पर बैठे हैं। और ये जो नीचे लोग हैं ये धरातल पर हैं। और आप इनको देख सकते हैं कि ये बड़े कष्ट में हैं। ये क्या दिख रहे हैं आपको? बहुत ज्यादा कष्ट में दिख रहे होंगे कि देखिए एक व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ है, कुछ यहाँ पर निराश बैठे हुए हैं, कुछ खेती कर रहे हैं। तो सबका यहाँ पर अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है। लेकिन जब आपके पास ये फिगर आएगा बेटा तो यहाँ पर ये सारे जो ऑप्शंस हैं ये आपके हाइड रहेंगे, यानी कि यहाँ पर योजना आयोग नहीं लिखा होगा। आपको पहचान करनी पड़ेगी कि ये चित्र किससे संबंधित है। चलिए जल्दी से क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो हमने पीछे भी क्वेश्चन में देख लिया, तो यहाँ पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। मार्च 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको ऊपर जो कथन दिए गए हैं इनमें त्रुटि को ढूंढना है। कि यहाँ पर कुछ नीचे स्टेटमेंट दिए हुए हैं, यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। इन चारों में से जो त्रुटि है, जो गलत है, उसकी पहचान आपको करनी है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि भारत सरकार ने एक सीधे साधे प्रस्ताव के जरिए की किसकी स्थापना करी? तो यहाँ पर योजना आयोग की बात करी, तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा है यह आयोग एक सलाहकार की भूमिका निभाता है, तो ये पॉइंट भी हमारा बिल्कुल सही है। इसकी सिफारिश तभी प्रभावकारी हो पाती है जब मंत्रिमंडल उन्हें मंजूरी दे, तो ये वाला पॉइंट भी हमारा बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा बेटा? ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त तीनों कथनों में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा योजना आयोग को सही से परिभाषित करते हैं? तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या है, योजना आयोग के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, इसका राइट आंसर देख सकते हैं। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है स्त्री और पुरुष सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधनों को बराबर बराबर अधिकार हो, तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन जो है कि समुदाय के भौतिक संसाधनों की मिल्कियत और नियंत्रण को इस तरह से बांटा जाए कि उससे सर्वमान्य की भलाई हो, यानी कि सभी की भलाई हो। तो ये पॉइंट भी क्या है, हमारा बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर थर्ड पॉइंट को अगर मैं देखूं तो वो कह रहा है कि अर्थव्यवस्था का संचालन इस तरह नहीं किया जाएगा कि धन अथवा उत्पादन के साधन एकाध जगह यानी कि पूंजीपति के हाथों में केंद्रित हो जाए और जन सामान्य की भलाई बाधित हो, यानी कि जनता की जो भलाई है वो ना हो सके। तो ये भी हमारा पॉइंट बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर भी हमारा राइट ऑप्शन क्या हो गया बेटा? राइट ऑप्शन क्या हो गया? हमारा डी हो गया, क्योंकि उपरोक्त सभी पॉइंट जो है वो योजना आयोग को सही से परिभाषित करते हैं। तो यही क्या हो गया बेटा? यही हमारा आंसर हो गया। तो आई होप अब आपको ये वाला जो फिगर है ये भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। जल्दी से चलते हैं इसी अध्याय के अगले फिगर की तरफ, जो कि आपकी बुक में दिया गया है। तो यहाँ पर आप फिगर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक व्यक्ति है जो क्या कर रहा है, दो चीजों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर देखिए इसके पेट पे लिखा हुआ है प्राइवेट सेक्टर। तो ये कौन सा क्षेत्र है बेटा? ये जो आपका क्षेत्र है वो है आपका निजी क्षेत्र, ठीक है ना। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर पब्लिक सेक्टर लिखा हुआ और यहाँ पर बहुत सारे नेता जो है ये इस तरफ है। तो ये जो पब्लिक सेक्टर है इसे ही हम किस नाम से जानते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। कि ये क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र है। और दूसरी तरफ क्या है? आपका
प्राइवेट क्षेत्र है यानी कि निजी क्षेत्र है। और यहाँ पर एक नेता को इन दोनों को बैलेंस करते हुए दिखाया गया है। तो चलिए जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि निम्न चित्र किस विषय को दर्शाता है। तो सार्वजनिक को दर्शाता है, निजी को दर्शाता है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के विवादों को दिखाया गया है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है बेटा, ऑप्शन बी, कि यहाँ पर सार्वजनिक और निजी यानी कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बीच में जो विवाद है उसको दिखाने का प्रयास किया गया है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, सार्वजनिक क्षेत्र के पक्ष में यानी कि ये वाला जो क्षेत्र है इसके पक्ष में किन नेताओं को दर्शाया गया है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, अजीत प्रसाद जैन और कैलाश नाथ काटजू। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ही आपको क्या दिख जाएंगे, लाल बहादुर शास्त्री जी दिख जाएंगे। दूसरे नंबर पर आपको क्या दिख जाएंगे, अजीत प्रसाद जैन। तीसरे नंबर पर आपको दिख जाएंगे कैलाश सिंह काटजू। तो ये तीनों तो बिल्कुल सही ऑप्शन है। ऑप्शन बी की तरफ चलते हैं, जगजीवन राम, टीटी रामकृष्णा और स्वर्ण सिंह। तो उसके आगे आप देखेंगे जगजीवन राम जी बैठे हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर ये जो है व्यक्ति, ये कौन है, टीटी कृष्णचारी है। और उसके बाद यहाँ पर आपको स्वर्ण सिंह जी भी दिख जाएंगे। उसके बाद लास्ट में हम देखते हैं गुलजारी लाल नंदा और बी के केसरकर जो है वो भी आपको दिख जाएंगे। तो ये क्या है, हमारे गुलजारी लाल नंदा जी हैं। और लास्ट में आपको जो व्यक्ति बैठा दिख रहा है वो है बी के केसकर। तो देखिए यहाँ पर ये सभी नेता जो हैं ये दिख गए हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो गया बेटा, ऑप्शन डी जो है वो क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। यानी कि उपरोक्त सभी जो हैं वो इस चित्र में सार्वजनिक क्षेत्र के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, संतुलन करते हुए नेता के रूप में किसे दर्शाया गया है। तो देखिए जो संतुलन कर रहे हैं, ये बार बार ये फिगर आ रहा है तो हमें ऑलरेडी पता है, तो यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करते। ऑप्शन डी जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो इनको बैलेंस करते हुए उन्हें दिखाया गया है। लास्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ से बनता है चौथा, भारत के विकास के लिए किस मॉडल को अपनाया गया। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे मॉडल हैं, मॉडल्स को देख लेते हैं। पहला पूंजीवादी मॉडल है जिसका संबंध किससे था बेटा, यूएसए से था। समाजवादी मॉडल है, उसका संबंध किससे था, यूएसएसआर से था। तो भारत ने ना तो इस मॉडल को अपनाया ना इस मॉडल को अपनाया। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो गया, मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो मॉडल है उसे भारत ने अपने विकास के लिए अपनाया। तो आई होप अब आपको ये चित्र भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट चित्र की तरफ, जो कि आपका इसी चैप्टर से रिलेटेड है और ये बेसिकली एक न्यूज़पेपर की कटिंग है। तो यहाँ पर आप देखेंगे न्यूज़पेपर के अंदर एक महिला को दिखाया गया है जो किसी फसल के साथ कुछ कर रही हैं। और यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान देखेंगे तो यहाँ पर रेन की बात की गई है कि यहाँ पर बारिश जो है वो नहीं हुई है। तो यहाँ से हमें सीधे तौर पर समझ जाना चाहिए कि ये जो कटिंग है ये किसको रिलेट कर रही है, किसानों को रिलेट कर रही है। और एक तरीके के खाद्य संकट की बात जो है इस कटिंग में दिखाने का प्रयास किया गया है। चलिए अब जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न चित्र में किस राज्य में खाद्य संकट को दर्शाया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको किसकी पहचान करनी है, उस राज्य की पहचान करनी है जहां पर इस खाद्य संकट को दर्शाने का प्रयास किया गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, पहला है बिहार, दूसरा है झारखंड, तीसरा है केरल, चौथा है उत्तर प्रदेश। और यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका राइट आंसर क्या है, आंसर है बिहार। यानी कि यहाँ पर बिहार के खाद्य संकट को दिखाया गया है जो कि 1960 के दशक में अपने चरम पर था। दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा 1960 के दशक को सही से परिभाषित करता है। तो पहला ऑप्शन है कि 1960 के दशक में कृषि की दशा जो है वो बद से बदतर हो गई थी। तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 1940 से 50 के दशक में खाद्यान्न के उत्पादन की वृद्धि जनसंख्या की वृद्धि दर जैसे तैसे अपने पर रख पाई थी। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही है, सी है। 1965 से 67 के बीच में देश के अनेक हिस्सों में सूखा पड़ा था। तो हमारा ये पॉइंट जो है ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने भी थोड़े दिन पहले जब मैंने आपको 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है तो ये हमने क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो ये सारे पॉइंट देखिए उसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो गया, उपरोक्त सभी जो हैं वो इसको सही से परिभाषित करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि किस अवधि में भारत को 2 युद्धों का सामना किया और उसे विदेशी मुद्रा के संकट से भी झेलना पड़ा। तो यहाँ पर हम ज्यादा नहीं घूमेंगे क्योंकि हमें सभी को पता है कि इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। 1965 और 1967 के बीच में
देश को दो युद्धों का जो है वो सामना करना पड़ा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या है, 1965 और 1967। चलिए इसी के साथ चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, बिहार में डैश ज्यादा विकराल था, यहाँ स्थिति लगभग अकाल जैसी थी। तो देखिए यहाँ पर कौन से संकट की बात कर रहा है, कौन सा ऐसा संकट है जो कि सबसे ज्यादा विकराल स्थिति में पहुंच चुका था। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन है आपका, विकास संकट सबसे ज्यादा था, पानी का संकट था, खाद्यान्न संकट था, या उपरोक्त में से कोई नहीं। और स्टूडेंट्स यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या है, खाद्यान्न संकट, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर है कि बिहार में खाद्यान्न संकट ज्यादा विकराल था। तो आई होप अब आपको ये फिगर भी अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट फिगर की तरफ, जो कि आपका इसी चैप्टर से होने वाला है। और यहाँ पर अगर मैं फिगर की बात करूं तो फिगर आप देख सकते हैं कि एक लड़की को दूध के कप के साथ यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया है, जिसे आपने श्वेत क्रांति में भी बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो इसी से आपको फिगर जो है वो क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि निम्न चित्र किससे संबंधित है, और आपके सामने ऑप्शन है, सरकारी खाद्य उत्पादन के आंदोलन से, सरकारी दूध उत्पादक के आंदोलन से, सरकारी जल उत्पादन के आंदोलन से, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी, यानी कि सरकारी दूध उत्पादन के आंदोलन से संबंधित है, जिसे हम श्वेत क्रांति के नाम से भी जानते हैं। चलिए जल्दी से चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है अटरली बटरली डिलीशियस, जिसे आप अटली बटली डिलीशियस के नाम से भी जानते हैं, का ये जो जुमला है निम्न में से किससे संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं अमूल, मदर डेयरी, मिल्की डेयरी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। मुझे पता है आपको इसका आंसर पता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख देंगे। इसका राइट आंसर है बेटा ए, यानी कि ये संबंधित है अमूल से। चलिए जल्दी से चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि वर्गीस कुरियन को ही हम मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। तो आई होप अब आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। जल्दी से चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। 1970 में डैश के नाम से एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम चलाया गया, और इसका आंसर जो है वो क्या है बेटा, ऑपरेशन फ्लड के नाम से ये जो है ये विकास कार्यक्रम चलाया गया था, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में बहुत अधिक हम कह सकते हैं कि मदद मिली थी। तो ये क्वेश्चन भी अब आपको सारे क्लियर हो गए होंगे। जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट फिगर की तरफ, जो कि आपका इसी चैप्टर से रिलेटेड है, जो कि दोबारा से एक बार एक न्यूज़पेपर की कटिंग है। तो यहाँ पर आप देखिए कि कटिंग में क्या कह रहा है, 5 ईयर प्लान। तो ये पूरा का पूरा जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये क्या है, 5 ईयर प्लान से डिस्कस करेंगे। चलिए जल्दी से देखते हैं पहले क्वेश्चन को, कि भारत ने पंचवर्षीय योजना का विकल्प किस देश से चुना। आपके सामने ऑप्शंस है, सोवियत संघ, कनाडा, अमेरिका, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन ए, यानी कि हमने पंचवर्षीय योजना या 5 ईयर प्लान कहाँ से अडॉप्ट किया था, सोवियत संघ से किया था। दूसरा क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कह रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप कब जारी किया गया था। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो आपका राइट ऑप्शन है वो है 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना का जो प्रारूप है उसे जारी किया गया था। थर्ड क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, प्रथम पंचवर्षीय योजना के अनुसार केंद्र सरकार और सभी राज्यों के बजट को कितने हिस्सों में बांटा गया, एक, दो, तीन, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बजटों को दो हिस्सों में यहाँ पर बांटा गया था। लास्ट क्वेश्चन जो यहाँ इस फिगर से बनता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के संबंध में कुछ तथ्य नीचे दिए गए हैं, गलत कथन की पहचान करें। तो चलिए पहले ऑप्शंस को देख लेते हैं ताकि हम पता लगा सके कि इनमें से गलत कौन सा है। पहली पंचवर्षीय योजना ज्यादा जोर कृषि पर दिया गया था, बिल्कुल सही है। बांध और सिंचाई के क्षेत्रों में निवेश किया गया था, ये बिल्कुल सही है। भाखड़ा नंगल के लिए बड़ी धनराशि आवंटित की गई थी, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो गया कि उपरोक्त जो है वो सभी सही है, इनमें कोई भी कथन जो है वो गलत नहीं है, उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में जहां पर हम इससे अगले चैप्टर के पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।